जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना बात आती है क्या है और इसे कब लाया गया, कौन लाया, क्या है, कब लाया गया, कौन लाया। ठीक है, आज हम लोग इस पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं और ये क्या है, प्रस्तावना क्या है। तो आप लोग को पता ही होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या था, पंडित जवाहर लाल नेहरू। इन्होंने ही 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य संकल्प पारित किए। संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य संकल्प संविधान सभा के सम्मुख या सामने प्रस्तुत किए और इस उद्देश्य संकल्प में जो जो चीज़ें थी उसी को हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, और किसके माध्यम से लाया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। कौन लेके आए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब लेके आए थे, 13 दिसंबर 1946 को लेके आए थे। अब देखिए 13 दिसंबर 1946 को जो एक उद्देश्य संकल्प संविधान सभा के सामने रखते हैं, तो अब दूसरी बात आती है, क्या ये संविधान सभा इसको मान लेती है? जी हाँ, मान लेती है। और मानती है तो कब मानती है, इसको स्वीकृति कब देती है संविधान सभा, तो 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य संकल्प को रखे थे संविधान सभा के सामने, तो इसको स्वीकृति क्या करते हैं, मिल जाती है, स्वीकृति मिल जाती है। कब मिलती है, 22 जनवरी 1947 को। अब जब मिल जाती है तो इसको हमारे संविधान सभा का जो मत था कि भाई जो प्रस्तावना है इसको रखा जाए संविधान के फर्स्ट में ही, तो इन लोग बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करके ही इसको स्वीकृति दे देते हैं और अंततः इसको जो संविधान में जगह मिलती है वो मिलती कब है, 26 नवंबर 1949 को मिल जाती है जगह और वहीं इसको अंगीकृत कर दिया जाता है संविधान को। तो आइए संविधान में ये जो प्रस्तावना है जोड़ी तो गई, अब आप हम लोग समझ चुके हैं कि ये क्या है समझ गए और किसने लाया ये समझ गए। अब कब आया ये भी जान गए। अब क्या ये संविधान का भाग है या नहीं है, जो प्रस्तावना है, और प्रस्तावना है संविधान का भाग है या नहीं है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन इसके पहले ये जान लेते हैं कि संविधान, ये जो प्रस्तावना है शुरू, इसमें जो शब्द हैं, क्या क्या ऐसे शब्द हैं। तो देखिए जो हमारी प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग से शुरू होती है और इसमें भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष
और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त आएगा तो क्या होगा, समस्त नागरिकों आएगा, नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात किया जाता है और न्याय की बात किया जाता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और उपासना धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात किया जाता है। आप देखिए, उसे जो समता की बात किया जाता है, समता, वो भी कहीं ना कहीं इसमें देखने के लिए मिलता है। जैसे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात किया जाता है, समता की बात किया जाता है, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की जो प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात किया जाता है। तो आगे इसको पिन कर देंगे हम इसमें। देखिए, अब इसमें शुरू कहाँ से होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करते हैं और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता की बात किया जाता है और प्रतिष्ठा और अवसर की बात किया जाता है। तो देखिए, अब ये तो इसमें जो प्रस्तावना है, इसमें ये इसके शब्द हैं, प्रस्तावना के शब्द हैं। तो अब इस शब्द में जो प्रथम बार बदलाव किया जाता है वो कब किया जाता है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में इसको पहली बात तो मान लिया जाता है कि यह संविधान का भाग है, और कौन सा ऐसा वाद है उसमें यह माना जाता है कि यह संविधान का भाग नहीं है। तो बेरुवाड़ी में माना जाता है कि यह संविधान का भाग नहीं है। अब देखिए, प्रथम जो मामला आता है, प्रथम जो आता है 1960 में आता है। 1960 में एक केस निकल कर आता है जिसको नाम दिया जाता है बेरुवाड़ी। बेरुवाड़ी में जो प्रस्तावना है इसको संविधान का भाग नहीं माना जाता है। तो इसका मतलब यदि संविधान का भाग यदि नहीं माना जा रहा है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। जब भाई संविधान का पार्ट है ही नहीं तो इसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है? तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी यदि केस
संविधान के और पार्ट से स्पष्ट नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पे हम जो प्रस्तावना का है उस इसका सहयोग लेंगे। इसका जो शब्द है, यदि इससे कोई भी केस हल हो जाता है तो इसको हम लेंगे। अब बात आगे बढ़ती है, फिर से पिटीशन दायर होता है कि भाई ये वाकई में है कि नहीं है। तो अगला जो मामला आता है ये केशवानंद भारती का मामला आता है। केशवानंद भारती का मामला आता है। अब इसमें क्या बोला जाता है, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से पूरे समझ लीजिए कि एक पूरा बदल डाला पूरा सभी का, जो बार बार संसद जो संविधान में संशोधन कर रही थी, तो एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मुंह पे तमाचा मार दिया, और संसद के मुंह पे तमाचा मार दिया जो सांसद थे। तो देखिए इसमें क्या होता है, केशवानंद भारती में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये मामला आता है 1973 में। 1973 में आता है तो इसमें बड़ी जजों की बेंच बैठती है, ठीक है, जो संवैधानिक बेंच होती है उससे भी कहीं ज़्यादा। तो इसमें पहला बात किया जाता है कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। पहली बात ये कर दिया जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो यदि ये मान लिया गया कि भाई इसका भाग है संविधान का, तो अब इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, प्रस्तावना में अब संशोधन भी किया जा सकता है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कह डाला कि देखो संशोधन कर तो सकते हो, संशोधन कर तो सकते हो, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तुम परिवर्तन नहीं कर सकते, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो आधारभूत संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पहली बात जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो संसद के जितने भी लोग थे बड़े खुश हुए कि अब तो बदलाव कर देंगे। लेकिन जब सेकंड बात कहती है सुप्रीम कोर्ट कि भाई इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, ये क्या कह डाला, कहा कि आधारभूत संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। करो तुम परिवर्तन, लेकिन यदि बेसिक स्ट्रक्चर बदल गया, बेसिक ढांचा बदल गया, तो हम पूरे तुम्हारा जितने भी नियम बनाए हो सारे को रद्द कर देंगे। ठीक है, बेसिक संरचना पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये बेसिक आधारभूत संरचना होती क्या है? जैसे मान के चलिए कोई यदि घर बनाया जा रहा है, कोई यदि घर बन रहा है, उसका जो नींव होती है और जो ढांचा होता है, मान के चलिए कि ये ढांचा है इसका, ये इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इसके अगल बगल जो मर्जी आए तुम कर सकते हो, अंदर जो बदलाव करना है कर लो, लेकिन ये संरचना बदलना नहीं चाहिए। जहाँ पे नींव खुदी है वो नींव वहीं पे पड़ी रहना चाहिए। यदि नींव बदली तो तुम लोग का खैरियत नहीं है। तो ये बात हो जाती है। तो अब संसद जो है, विधायिका जो है, अब सोचने लगती है कि अब यार करे तो करे क्या। लेकिन जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानने वाला था और विधायिका भी नहीं मानने वाली थी, संसद भी नहीं मानने वाली थी, बार बार परिवर्तन करते ही जा रही थी। ये समय ऐसा है ना, ये समय जो था ऐसा समय था कि बहुत ही ज़्यादा सक्रियता का दौर था सुप्रीम कोर्ट का भी और संसद का भी। संसद बार बार क्या काम कर रही थी कि भाई इंदिरा गांधी जब थी सरकार में तो हर समय जब उठती थी उनके जब मन में आता था क्या करती थी, संविधान में ही संशोधन कर देती थी। और राष्ट्रपति को भी बढ़िया से लतार लगाए थे। जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे आधारभूत संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब हम लोग आते हैं आगे इसके बाद तो 1976 में क्या होता है, पहला संशोधन होता है, 42वें
संविधान संशोधन द्वारा पहला संशोधन किसमें होता है? प्रस्तावना में वो कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे बताया गया कि आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक आधारभूत संरचना को छोड़कर संशोधन करिए, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जैसे 42वां संविधान संशोधन किया जाता है तो उसमें प्रस्तावना में 3 चीज़ें जोड़ी जाती है। प्रस्तावना में 3 चीज़ें जोड़ी जाती है। वो क्या है? जैसे में हम लोग बात किए थे कि सामाजिक आर्थिक न्याय और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें जोड़ी जाती है। वो कौन कौन सी होती हैं? समाजवादी पंथ निरपेक्ष, जो ये कहाँ पे जोड़ा जाता है? प्रथम पैरा में क्या जोड़ा जाता है? समाजवादी पंथ निरपेक्ष जोड़ा जाता है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष जोड़ा जाता है। और जबकि छठे पैरा में जोड़ा जाता है, ये प्रथम पैरा में जोड़ा जाता है। और जबकि छठे पैरा में क्या जोड़ा जाता है? छठे पैरा में जोड़ा जाता है अखंडता और अखंडता, ये जोड़ दिया जाता है। अब पूछ लेगा किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? तो पहला प्रश्न यही होगा। और कब जोड़ा गया था? 1976। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 1942वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए अब जब आप ये सब हो जाता है तो एक प्रश्न आपको ये बताना है कि इस जो 1976 में 42वें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था ये समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, इसमें इस जो संविधान संशोधन है इसको और किस नाम से जाना जाता है? और हम लोग आगे वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग ये जो हम भारत के लोग इन शब्दों को एक एक करके विस्तार करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक 1-2 चीज़ें और जान लेते हैं। वो चीज़ें क्या हैं? वो ये हैं किस आदमी क्या भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे हिदायतुल्ला, क्या नाम था? हिदायतुल्ला। देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग शब्द है, हिदायतुल्ला। तो शब्द तो नहीं है, ये किस नाम है, नाम किसका है? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे उनका नाम है। इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा? वो प्रस्तावना को कहते हैं कि ये संविधान की आत्मा है। क्या कहते हैं? ये संविधान की आत्मा है। एक बात यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, ये डॉक्टर हिदायतुल्ला ने कहा। कब कहा? तो आपका शायद आई थिंक कि पंजाब राज्य का एक मामला फंसता है, वहाँ पे यहाँ पे जजमेंट करते हैं ये। उसी दौरान ये कहते हैं कि जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना वो संविधान की क्या है? आत्मा है। लेकिन आप लोग को ये भी पता होगा जो आर्टिकल 32 है, जो फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 32 है, उसको किसने कहा था कि संविधान का आत्मा है? देखिए यहाँ पे जब प्रश्न आएगा तो दोनों में आप लोग वो हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे इसीलिए मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, जब प्रस्तावना को हिदायतुल्ला ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा, जबकि फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अब देखिए पहली बात आती है प्रस्तावना को किसने कहा था? तो डॉक्टर हिदायतुल्ला ने कहा था। और फंडामेंटल राइट में जो अनुच्छेद 32 है उसको संविधान की आत्मा किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। अब बात आती है कि
ये लोग विचार अपना अपना दिए कि भाई ये ऐसी प्रस्तावना के बारे में जो जो बोले वो है। अब बात आती है कि राजनीतिक जन्मपत्री कौन कहता है? प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसको कहा जाता है? तो राजनीतिक जन्मपत्री के बारे में यदि बात करें तो के.एम. मुंशी, ये देखिए मुंशी जी हैं, क्या बांटते थे मुंशी जी, पता नहीं क्या। आप लोग बताइए कि इनको मुंशी मतलब, हम तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं भट्ठा पे गया था, भट्ठा पे घूमने गया था, तो वहाँ पे ये जो ईंट निकालते थे ना, ईंट तो वो सिर पे रख के निकालते थे। तो उसमें जब एक आदमी आता था, एक बार ले जाके ईंट रख देता था जहाँ पे रखना था, उधर से आता था तो मुंशी निकाल के एक ईंट दे देता था। मतलब पता नहीं वो छोटा छोटा लिए रहता था ऐसे गोटी की तरह, वो जितना बार आती जाती थी औरत उसको देता था। तो मैं सोचा ये है क्या, तो मैं उसी दौरान में मुंशी जी को देखा था। और मुंशी जी हिसाब किताब भी करते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ, देखा भी हूँ, ठीक है। आप लोग बताइए, आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं, ठीक है। तो इन्होंने के.एम. मुंशी ने कहा था ये राजनीति जन्म पत्री है। राजनीतिक जन्म पत्री किसको बोला जाता है? तो प्रस्तावना को बोला जाता है। कौन बोला? के.एम. मुंशी ने बोला। और डॉक्टर जो हिदायतुल्लाह थे, ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में बोला जाता है। ये कौन सा केस होता है? जो हिदायतुल्लाह रहते हैं किस केस में ये बात बोलते हैं? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला होता है। उसी दौरान जब ये बैठते हैं जजमेंट देने के लिए, तो उसी दौरान ये प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं। और फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। और के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा था, ठीक है। तो आई होप कि आज की जो क्लास थी आप लोग को समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, और साथ में मुस्कुराते रहिए ही, हाँ ठीक है, हाँ। और माँ बाप का सेवा करते रहिए, और देश के प्रति अपने आप को समर्पित करिए। जय हिंद।